हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्धनता यानी पॉवर्टी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि निर्धनता होती क्या है। तो निर्धनता क्या है? समाज का एक वर्ग है जो कि अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वह न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन के लिए मजबूर हो। प्रोफेसर टी आर जैन के अनुसार निर्धनता क्या थी? तो जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए जो न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता होती है उसकी भी प्राप्ति नहीं कर सकता हो, उसे कहा जाता है निर्धनता। फिर मैंने आप लोगों को बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कि FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रथम निदेशक थे लॉर्ड बॉयड। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सबसे पहले जो है गरीबी रेखा 1945 में मतलब कि डिसाइड करी थी। यानी जो गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ेंगे आगे, कि आपको बताया था मैंने निर्धनता रेखा से नीचे यानी BPL परिवार और उससे ऊपर यानी APL, ये अवधारणा किसने दी है? तो लॉर्ड बॉयड और ने दी है। फिर मैंने आपको बताया था विश्व बैंक के अनुसार 2005 की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.25 और 2011-12 में $1.90 से भी कम जीवन निर्वाह कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। फिर निर्धनता की अवधारणाएं दो बताई थी मैंने, निरपेक्ष निर्धनता यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का मतलब जिसके अंतर्गत जो है एक सरकार अपनी जो संस्थाएं हैं या फिर सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इतना पैसा अगर कोई कमा पा रहा है तो वो गरीब है और इससे ज़्यादा है तो वो अमीर है, तो वो तो हो जाएगी निरपेक्ष निर्धनता। लेकिन आप में और मेरे में और अंबानी जी में और बिल गेट्स में और एलन मस्क में ऐसे तुलना की जाए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर हम देखें कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो जिसके पास भी 1 रुपया ज़्यादा वो अमीर, 1 रुपया भी अगर किसी के पास कम हो गया तो वो गरीब हो जाएगा। लेकिन उसके पास पहले जो पैसे हैं उसकी वैल्यू फिर नहीं रहती है। तो ये बताया था मैंने कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद निर्धनता रेखा से नीचे और निर्धनता रेखा से ऊपर यानी BPL और APL के बारे में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। निर्धनता अनुपात के बारे में बताया था जिसे कहा जाता है हेड काउंट रेशियो। निर्धनता अनुपात का मतलब क्या होता है? देश में जो निर्धन व्यक्तियों की कुल संख्या बटे देश की कुल संख्या इंटू 100। ठीक है, फिर निर्धनता का मापन के लिए तो एक तो था न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर, एक था प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग कितना कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जो कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से ये निर्धारित किया जाता है। एक था गरीबी अनुमान NSSO के 64वें चक्र के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था। उसी के साथ में गरीबी के मापन के लिए योजना आयोग, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है, 2015 से उसका नाम चेंज हो चुका है। तो जो ये नीति आयोग है उसने समय समय पर कई प्रकार के विभिन्न समितियाँ समूह ऐसे बनाए थे जिसमें कि नाम आता है आपके, जैसे कि टास्क समूह है 1962 वाला, एक है डॉक्टर वाई के अलग समिति 1977 की, एक है DT लक्कड़ वाला टास्क समूह 1989 का, फिर प्रोफेसर सुरेश D तेंदुलकर समिति 2005 की और 2011-12 की रंगराजन समिति, ये सभी समितियां गठित की गई थी। ठीक है, और इसके बाद में गरीबी उन्मूलन पर जो टास्क फोर्स का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। 16 मार्च 2015 को ये केंद्र सरकार में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक टास्क समूह की, यानी एक एक पर्टिकुलर समूह के अनुसार गरीबी कैसे निर्धारित की गई है। सबसे पहले आ जाता है हमारे DT लक्कड़ वाला समूह। कौन सा समूह? DT लक्कड़ वाला टास्क समूह। अब DT लक्कड़ वाला टास्क समूह के अनुसार गरीबी क्या है? तो सबसे पहले इस टास्क समूह का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1989 में, यानी 1989 में जो है, सितंबर 1989 में इस DT लक्कड़ वाला टास्क समूह का गठन किया गया। किसने गठन किया? योजना आयोग ने उस समय के। वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में योजना आयोग क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, इसका नाम ये है। फिर इसकी इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी वो करी जुलाई 1993 में। गरीबी की दर को विभिन्न राज्यों के मूल्य स्तरों के अनुसार फीसर सूचकांक के आधार पर राज्यवार निर्धारित कर दिया। तो DT लक्कड़ वाला जो टास्क समूह है उसने क्या करा
कि गरीबी की जो दर है वो विभिन्न राज्यों के जो मूल्य स्तर है, यानी विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकता है ना भाई। किसी राज्य में 100 रुपये वाला गरीब हो, किसी राज्य में 200 वाला गरीब हो, तो 100 और 200 में से देखें तो 100 वाला गरीब है, लेकिन वो 100 वाला अमीर है किसी अन्य राज्य में। तो ऐसे जो है राज्यों का जो मूल्य स्तर था उसके अनुसार फिर इन्होंने क्या करा, गरीबी की दर को जो है विभिन्न राज्यों के आधार पर राज्यवार निर्धारित करी थी, यानी पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो है पॉवर्टी डिसाइड की गई थी। ठीक है, अब इस पॉवर्टी डिसाइड में डीटी लकड़वाला टास्क समूह ने 18 राज्यों के समूह, कितने 18 राज्यों के समूह के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया, जिसमें राजस्थान शामिल है। ठीक है, तो इन्होंने सभी पूरे देश के लिए नहीं करा था, 18 राज्यों के लिए ही अपनी गरीबी निर्धारण का जो है क्या दिया था, आधार दिया था। अब उस 18 राज्यों में राजस्थान शामिल है क्या? हाँ बिल्कुल सर, राजस्थान उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 18 राज्य हैं, केवल एक बार नाम सुन लीजिए आप। आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली के लिए जो शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। किसने? डीटी लकड़वाला टास्क समूह ने। अब ये जो डीटी लकड़वाला टास्क समूह है, इन्होंने जो अपनी गरीबी निर्धारित करी थी वो गरीबी किस बेस पर निर्धारित करी थी? तो लकड़वाला टास्क समूह ने गरीबी रेखा के निर्धारण में यूआरपी यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों को आधार बनाया। किसको? यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूआरपी के आधार पर जो है गरीबी निर्धारित करी गई थी। यूआरपी का मतलब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड का मतलब है कि आदमी को कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार चाहिए होती है। जैसे कि खाने की चीज़ें, क्या एक बार खरीदने के बाद वो इंसान वापस से दूसरी बार चीज़ें खरीदने नहीं जाएगा क्या? अरे खाना तो, सब्जी तो ऐसी चीज़ें जो हर रोज़ खरीदनी होती है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली रिकॉल के बेस पर, यानी कि आप जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंटिन्यूअसली उपभोग करते हुए आ रहे हो और उस उपभोग के ऊपर होने वाले व्यय के आधार पर व्यक्ति की गरीबी को डिसाइड किसने करा था? डीटी लकड़वाला टास्क समूह ने। ठीक है, फिर हम आगे अभी एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, जो कि आएगा प्रोफेसर डी तेंदुलकर जी के बारे में, तो वो हम आगे बात करें। तो किसके बेस पर आपसे देखो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। डीटी लकड़वाला टास्क समूह का गठन कब हुआ? सितंबर 1989 में। कब करा, किसने करा? योजना आयोग। रिपोर्ट कब दी इन्होंने? जुलाई 1993 में। इन्होंने जो है राज्यवार गरीबी को निर्धारित करा था फिशर सूचकांक के आधार पर। 18 राज्यों के लिए इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। 18 राज्यों में राजस्थान शामिल है क्या? हाँ, राजस्थान शामिल है। और डीटी लकड़वाला टास्क समूह ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड आधारित उपभोग व्यय आंकड़ों को जो है इन्होंने आधार बनाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा कि सरकार ने जो है इनकी सिफारिशों को, भाई अब इन्होंने गरीबी निर्धारित कर दी यूआरपी के बेस पर, तो फिर इन्होंने कुछ सिफारिश भी करी होगी। तो इन्होंने जो सिफारिश करी थी उनको मार्च 1997 से जो है लागू किया गया। क्या करा? तो इन्होंने वही सिफारिशें दी थी अपनी कि भाई ये राज्यों को, प्रत्येक राज्य के लिए जो है मूल्य स्तर थोड़ा सा कम करिए और प्रत्येक राज्य में फ्री की सुविधाएं कुछ उपलब्ध करवाइए। इस प्रकार से जो है ये इन्होंने अपने सुझाव दिए, तो उनको जो है मार्च 1997 में लागू किया गया। जनवरी 2011 तक इसी समूह के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। तो जनवरी 2011 तक, कब तक? जनवरी 2011 तक जो है अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में गरीबी किस बेस पर निर्धारित थी, तो कौन सा समूह था? वो था डीटी लकड़वाला टास्क समूह के बेस पर ही जनवरी 2011 तक जो है गरीबी का निर्धारण किया जाता था। इनके गरीबी निर्धारित करने का क्या था कॉन्सेप्ट? तो यूआरपी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के आधार पर ही इन्होंने जो है गरीबी निर्धारित करी थी। इनके बाद में जब सरकार को लगा कि यार ये गरीबी के बेस पर जो नए आंकड़े दे रहे हैं, इन आंकड़ों में थोड़ा सा दम नहीं है। क्या नहीं है? दम नहीं है।
तो इन आंकड़ों को और अच्छी तरीके से और एक सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए नई समिति गठित करी और वो थी प्रोफेसर SD तेंदुलकर समिति, यानी कि प्रोफेसर सुरेश D तेंदुलकर जी। इन्होंने निर्धनता के अनुमान के लिए जो है अपनी एक अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। SD तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का गठन हुआ था दिसंबर 2005 में। कब? दिसंबर 2005 के अंदर इसका गठन किया गया। किसने करा? तो योजना आयोग ने। 2015 के बाद ये बन गया नीति आयोग। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जो नाम है प्रोफेसर सुरेश D तेंदुलकर, इन्हीं को इसका प्रोफेसर जो है क्या बना दिया? अध्यक्ष। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो 4 साल बाद में, यानी नवंबर 2009 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है, इन्होंने जो है इसको स्वीकार कब करा? इन्होंने की जो सिफारिश वगैरह दी थी तेंदुलकर समिति ने, उसको कब स्वीकार किया गया? तो योजना आयोग ने इसकी सिफारिशों को जनवरी 2011 में स्वीकार किया। कब? जनवरी 2011 में। जनवरी 2011 से पहले तक क्या चल रहा था? DT लकड़वाला समूह। जनवरी 2011 से जो है फिर किसको स्वीकार किया गया? SD तेंदुलकर समिति को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो SD तेंदुलकर समिति है, इन्होंने क्या आइडिया या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो आप नोट करेंगे कि तेंदुलकर समूह या समिति। ठीक है, तो तेंदुलकर समूह या समिति ने गरीबी निर्धारण में MRP यानी कि मिक्स्ड रिकॉल परेड। कौन सा परेड? मिक्स रिकॉर्ड परेड आधारित गरीबी निर्धारण में MRP को आधार बनाया। ठीक है, तो गरीबी निर्धारण के लिए किसको आधार बनाया? MRP को, यानी मिक्स्ड रिकॉल परेड। ठीक है, अब ये मिक्स रिकॉर्ड परेड जो है इसमें क्या था? तो उपभोक्ता व्यय आंकड़ों को आधार बना करके, इसमें क्या है? मिक्स्ड रिकॉर्ड का मतलब है ओवरऑल, यूनिफॉर्म ही नहीं, ऐसी चीज़ें ही नहीं जिसको आप कंटिन्यूसली, मिक्स्ड मतलब आप सभी चीज़ें जो आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, चाहे एक महीने। अब देखो, अगर मान लो किसी ने लैपटॉप ले लिया तो कम से कम वो 3 साल चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म में क्या था? वही चीज़ें जो कंटिन्यूसली आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन MRP में सभी चीज़ें इंक्लूड। चाहे आपने जो है इस मंथ में टोटल कितना खर्च करा, उसको ही कहते हैं मिक्स्ड रिकॉल परेड। और आपने खाने की चीज़ों पर या जो ऐसी चीज़ें जिन पे आज खर्च करा, कल भी करना है, परसों भी करना है, तो उन्हें कहा जाता है URP। समझ में आ गई? तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बेस किसको माना था? MRP को। MRP के बेस पर किसने गरीबी का निर्धारण किया? तेंदुलकर समिति ने। और जो हमारा लकड़वाला टास्क समूह था, उसने किसको आधार माना था? तो उन्होंने आधार माना था किसको दोस्तों? उन्होंने यूनिफॉर्म रिकॉल परेड को जो है आधार माना था। ठीक है, चलिए अब इनके अनुसार, यानी तेंदुलकर समिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने, यानी एक व्यक्ति एक महीने का 446.68 रुपये कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 578.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह
उपभोग व्यय। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में तो 446.68 रुपये कोई व्यक्ति जो है अपने ऊपर प्रत्येक महीने खर्च कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। ठीक, अरे सॉरी, इससे कम कर रहा है खर्च तो गरीब कहलाएगा, इतना खर्च कर रहा है तो वो नहीं है गरीब, इससे ऊपर है तो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में 578.80 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो है 2000, ये तो कब का है दोस्तों? 2004-05 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये याद इसलिए रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2004-05 के आंकड़ों में क्या था, 2011 के आंकड़ों में क्या है। तो ये तो है किसके अकॉर्डिंग? ये है दोस्तों आपके 2004-05 की कीमतों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा। ठीक है, तो 2004-05 की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय गरीबी रेखा कितनी थी? ग्रामीण क्षेत्र के लिए 446.68 रुपये ये पूछे गए हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए 578.80 रुपये। ठीक, लेकिन अगर आप लोगों से 2011-12 का पूछा जाए तब क्या करोगे? तो मैं यहाँ 2011-12 के लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2011-12 के लिए। ठीक, 2011-12 में मतलब इन्होंने क्या निर्धारित करा था? तो 2011-12 में क्या निर्धारित करा था? तो 2011-12 में इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं 27.2 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे शहरी क्षेत्रों में। 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। ठीक है, यानी कि एक दिन का 33.33 रुपये। ठीक है, मतलब कहने का है कि 2004-05 में तो कितना 446 रुपये भी अगर कोई खर्च कर रहा है तब भी वो गरीब नहीं है, लेकिन 2011-12 में 816 रुपये खर्च करो तब जाते आप गरीब नहीं हो, जस्ट उसका लगभग डबल है। समझ में आई बात? 578 से सीधा 1000। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा वो? तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये बताइए भाई साहब 2011-12 में और 2004-05 में गरीबी रेखा के राष्ट्रीय गरीबी रेखा में कितना अंतर था। तो आपको क्या करना है, 800 ग्रामीण में पूछा है तो 816 माइनस ये कर देंगे, शहर में पूछा है तो 1000 माइनस 578 कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा। ये जो 2011-12 के आंकड़े हैं ये आए कब थे? तो ये जुलाई 2013 में आए थे। ठीक है, जुलाई 2013 में ये आंकड़े प्रस्तुत हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत। तो अगर हम बात की जाए दोस्तों निर्धनता अनुपात वगैरह के बारे में, तो आप लिखेंगे इस समिति यानी कि तेंदुलकर समिति की बात कर रहे हैं ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो इस समिति के अनुसार 2011-12 में देश में निर्धनता अनुपात 21.9% तथा निर्धनों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है निर्धनों की संख्या कितनी थी? निर्धनों की संख्या, तो निर्धनों की संख्या थी 269.8 मिलियन।
मिलियन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में निर्धनों की संख्या कितनी थी या गरीबों की संख्या कितनी थी, तो 269.8 मिलियन। ठीक है, चलिए फिर अगर बात की जाए ग्रामीण संख्या में, ये सब भारत के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी हम राजस्थान में अलग आएंगे। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में, तो ग्रामीण जनसंख्या में कितनी थी, 25.7%। ठीक है, और शहर में कितनी थी, तो शहर में जो गरीबी रेखा है, शहरी एक मिनट, ये तो जनसंख्या की जगह पता नहीं क्या बन गया, तो शहरी जनसंख्या में, और शहरी जनसंख्या में जो गरीबी थी वो कितनी थी, 13.7%। कहने का मतलब ये है, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में देश में निर्धनता अनुपात था 21.9%। निर्धनों की संख्या थी 269.8 मिलियन। वर्ष 2011-12 में भारत में 25.7% तो ग्रामीण जनसंख्या और 13.7% शहरी जनसंख्या गरीब थी। ठीक है, अब इस गरीबी के कई कारण हैं। इस गरीबी के कारणों में आपको केवल याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है गरीबी के कारण बताइए क्या क्या है। तो वैसे आपको याद होते हैं, जैसे कि निम्न कृषि से आमदनी जो कृषि से हो रही है वो कम होती है। ठीक है, इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में समपोषणीय आजीविका की कमी है। सभी प्रकार के पोषण, क्या गांव के जो लोग खाना वगैरह खाते हैं उसमें सभी प्रकार के पोषणों की उपलब्धता कम रहती है, और वहाँ की जो खेती होती है उसमें भी दोस्तों थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह का भी अभाव है। तो उस वजह से भी जो है हमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा जो है मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि समपोषणीय, जिसमें सभी प्रकार के पोषण उपलब्ध हो, हमें आजीविका ऐसी नहीं मिल रही है। ग्रामीण आय पर जो है खाद्य उत्पादों की अगर बढ़ रही है कीमत, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आज घी वगैरह देखिए आप कितने महंगे, 700, 800, 900 रुपये किलो है। अब बताइए इतना महंगा घी क्या एक गरीब व्यक्ति बेचारा खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाता है। आज की जो पढ़ाई वगैरह देखिए आप कितनी महंगी हो गई है। आपको आज एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो कम से कम 1-1 करोड़ इतना रुपया चाहिए होता है। एक नॉर्मल कॉलेज से MBBS करने के लिए आपके पास में पैसा अनाप शनाप चाहिए होता है, डोनेशन वगैरह दे करके आप एडमिशन ले पाते हो, इतना कंपटीशन है। तो इस वजह से जो है गरीबी बढ़ रही है। ऐसे ही रोजगार कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, आपको जानते ही है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं तेंदुलकर समिति के अंतर्गत बताई गई थी। इसी के साथ में ये भी कहा गया था कि जो तेंदुलकर समिति है उसने अपने जो अनुमान बताए थे उसमें 2004-05 और 11-12 के बीच में 2.2% अंक प्रति वर्ष की कमी आई है। कितनी कमी आई है? 2.2% की। समझ में आ गई बात? ये इतनी कमी आई है ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब 2004-05 में भाई मान लो 100 लोग गरीब थे, लेकिन 2011-12 में जो कमी आई है वो आई है केवल और केवल कितनी? 98 की। मतलब 2.2% की ही कमी आई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग थे वो 1993-1994 में कितने थे, ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। तो मैं वो पूरे आंकड़े आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की या लोगों का प्रतिशत जो वर्ष 1993-94 में 45.3% था। ठीक है, कितना था? 1993-94 में था 45.3%, जो कि 2004-05 में 37.2% हो गया, और 2009-10 में 29.8% हो गया, और
2011-12 में 2011-12 में ये घट करके कितना रह गया, 21.9% हो गया है। ठीक है, तो गरीबी का जो प्रतिशत है लगातार नीचे की ओर आ रहा है। 1993-94 में कितना था, 45.3%। डायरेक्ट आंकड़े याद रखने हैं। 2004-05 में था 37.2, याद रखना है। कितनी कमी आई, तो 2009-10 और 11-12 में कितनी कमी आई, 29.8 से 21.9 हो गया। लगभग हम देखें तो 8% की कमी आई है। ऐसे आप लोगों को ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही। ठीक है, ऐसे ही अगर संख्या में पूछा जाए तो देखिए दोस्तों, 1993 और 94 के अंदर जो गरीब लोगों की संख्या थी वो थी आपके 403.7 मिलियन। कितनी थी, 403.7 मिलियन। ठीक है, फिर ये 2004-05 में कितनी हो गई, तो 2004-05 में 407.1 मिलियन। कितनी हो गई, 407.1 मिलियन। फिर ये 2009-10 में कितनी हो गई, तो फिर ये 2009-10 के अंदर हो गई 354.7 मिलियन। ये डायरेक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो। और 2000 देखो, ये 1993-94 का, 2004-05 का, और ये है 2009-10 का। और अब इधर हम लिखेंगे 2011-12 का, और 2011-12 के अंदर जो हो गई थी, कितनी रह गई थी, 269.8 मिलियन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतने गरीब लोग थे। इसी के साथ में अगर और बात की जाए तो राजस्थान का जो निर्धनता अनुपात बताया है हमारे तेंदुलकर साहब ने, वो कितना बताया है, तो वो आप लिख लीजिए। आगे आप लिखेंगे राजस्थान का निर्धनता अनुपात, और ये कब का है, ये 2011-12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2011-12 निर्धनता अनुपात कितना बताया। तो देखो भाई, इन्होंने निर्धनता अनुपात ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना बताया वो लिखेंगे हम। फिर इन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए कितना बताया, और ओवरऑल पूरे राजस्थान के लिए निर्धनता अनुपात कितना बताया। ठीक है, ग्रामीण के लिए इन्होंने बताया 16.1%, शहरी क्षेत्र के लिए 10.7%, और कुल के लिए बताया 14.7%। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आगे, राजस्थान में निर्धनों की संख्या, राजस्थान के अंदर निर्धनों की संख्या कितनी है, तो ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं, और कुल कितने हैं। तो देखिए, राजस्थान में निर्धनों की संख्या ग्रामीण कितनी है, 84.2 लाख, और शहर में कितनी है, 18.7 लाख, और ओवरऑल राजस्थान के अंदर 102.9 लाख लोग जो हैं गरीब है। वैसे मैं आपको आगे राजस्थान में गरीबी रेखा का जो हमारे रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति है, इन दोनों का कंपैरिजन करके भी पूरा बताने वाला हूं। लेकिन अभी मैंने आपको आज तेंदुलकर समिति के बारे में जो जो चीज़ें बतानी थी वो सभी चीज़ें आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब आप लोगों को मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम एक बार जो है पुनः इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहती है तेंदुलकर समिति। तो देखिए दोस्तों, तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था दिसंबर 2005 में। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। रिपोर्ट प्रस्तुत करी नवंबर 2009 में, स्वीकार किया गया इसको जनवरी 2011 में। इन्होंने जो है गरीबी के निर्धारण में एमआरपी यानी कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को आधार बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने 2004-05 में कहा था 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय होना चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए 578.80 रुपये। 2011-12 में, जो कि जुलाई 2013 में इन्होंने अपनी जो है ये आंकड़े पेश करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये
और शहरी क्षेत्र में 1000। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 2011-12 में 27.2 रुपये जो प्रतिदिन खर्च कर रहा था वो व्यक्ति गरीब नहीं था, और अगर 33.33 रुपये कोई खर्च कर रहा था तो शहर में वो गरीब नहीं था। इस समिति के अनुसार 2011-12 में देश में निर्धनता अनुपात जो है वो 21.9% था और निर्धनों की संख्या 269.8 मिलियन थी। ये पूरे भारत के लिए बात हो रही थी, ठीक है, राजस्थान के लिए अलग से लिखवाया है। ग्रामीण जनसंख्या में 25.7%, शहरी जनसंख्या 13.7% गरीब है। देश में गरीबी रेखा में नीचे आने वाले जो लोग हैं वो प्रतिशत लगातार कम होते गया, जैसे कि 1993-94 में था 45.3% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, 2004-05 में 37.2 ही रहे, और 2009-10 में 29.9 रहे, 2011-12 में 21.9 रहे, और भी मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही नीचे आता जाए, ये लगभग जीरो हो जाए। 1993-94 में संख्या कितनी थी गरीबों की? 403.7। 2004-05 में 407.1 बड़ी थी, लेकिन 2009-10 में 354.7 बहुत बड़ा जो है इसमें नीचे आ चुकी थी। मैं तो चाहता हूँ और भी नीचे आए। 2011-12 में 269.8 मिलियन थी। फिर राजस्थान का निर्धनता अनुपात, तो ग्रामीण का जो है कितना है निर्धनता अनुपात राजस्थान का 2011-12 के अकॉर्डिंग 16.1, शहर का 10.7, कुल 14.7%। लेकिन निर्धनों की संख्या पूछे तो ग्रामीण में कितनी है? 84.2, शहर में 18.7 और कुल 102.9 लोग जो है गरीब है। अब हमारे आगे समिति आ जाती है डॉक्टर सी रंगराजन समिति, और उसके बाद में रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति का जो है पूरा कंपैरिजन कि इन्होंने क्या आधार माना, इन्होंने सबसे गरीब कौन से राज्य को बताया, इन्होंने किसको बताया, कौन से राज्य को अमीर बताया, किस बेस पर बताया, ये सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और सी रंगराजन समिति को जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों समितियों से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम जो है पढ़ने वाले जैसे कि SECC यानी कि सोशल इकोनॉमिकल एंड कास्ट बेस जो हमारा सेंसस होता है, यानी कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीति जो जाति के आधार पर जनगणना वगैरह होती है। BPL सेंसस होता है, यानी कि BPL परिवारों की जनसंख्या, और NSS के अनुसार गरीबी के आंकड़े क्या है। फिर निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है, इसको कम करने के उपाय क्या है, ये क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसी प्रकार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।